सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात कार्यक्रम के 124वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के पसंदीदा कार्यक्रम मन की बात की 124वीं कड़ी का संबोधन किया। इसमें इन्होंने देशवासियों को संबोधित किया और कई विषयों पर देश के नागरिकों से सीधी बातचीत की। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे पास राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन जी मौजूद हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पहला सीधा सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि जो 124वीं कड़ी मन की बात का आज प्रधानमंत्री ने संबोधन किया, इसकी क्या महत्वपूर्ण बातें लगती हैं आपको? देखिए, हर बार की तरह प्रधानमंत्री ने इस एपिसोड में भी जनता के साथ संवाद किया है। देश में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, जितनी भी देश की अचीवमेंट होती हैं, जो भारत के लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं विकसित भारत का, उसका उल्लेख करना कभी भूलते नहीं हैं। लेकिन इस बार तो शुरुआत में ही उन्होंने जो हमने स्पेस में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की उसका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जब शुभांशु शुक्ला जब स्पेस से होकर वापस लौटे थे तो जैसे ही एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला धरती पर उतरे तो लोग उछल पड़े, हर दिल में खुशी की लहर दौड़ गई और सारा का सारा देश जो था वो बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा था। तो इसका एक लाभ जो हुआ, प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे साइंस और स्पेस को लेकर हमारे बच्चों में बड़ी जिज्ञासा आ गई है। तो उन्होंने कहा कि जब अगस्त 2023 में चंद्रयान की सफल लैंडिंग हुई थी तब भी देश में किसी प्रकार का नया माहौल बना था। अगले महीने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे है और इसे मनाने के लिए नए आइडिया चाहिए मुझे। और उन्होंने एक आह्वान किया कि बच्चे या और लोग भी मुझे उसके लिए अपने अपने आइडियाज मुझे भेजें। तो ये जो संवाद का कार्यक्रम है, इसीलिए ये कार्यक्रम बहुत ही प्रभावी है और एक तरह से बहुत लोकप्रिय भी है। बिल्कुल। और अशोक जी, उन्होंने ये भी कहा कि अगले महीने मुंबई में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड भी होने जा रहा है। यानी देश के बच्चे साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ कैसे आगे आएं, इस विषय को लेकर प्रधानमंत्री जी ने आज सीधा संवाद किया, बल्कि देश के बच्चों के साथ भी कहें। बिल्कुल, उन्होंने पहले भी ये कहा था कि ये जो केमिस्ट्री के ओलंपियाड होते हैं उसमें हमारे बच्चों ने बहुत पदक जीते थे। तो इस तरह के जो ओलंपियाड हो रहे हैं तो केवल खेले ही नहीं हैं, बल्कि जो विज्ञान से संबंधित भी जिस प्रकार के दुनिया भर में एक प्रतिस्पर्धाएं होती हैं उसमें भी हमारे बच्चे और हमारे जो होनहार बालक हैं, लड़के और लड़कियां दोनों, वो बहुत अच्छा एक तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और ये भारत के उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा संकेत भी है। अशोक जी, आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु शुक्ल के वापस अंतरिक्ष से धरती आने पर क्या कहा। स्पेस को लेकर बच्चों में एक नई जिज्ञासा भी जागी। अब छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हम भी स्पेस में जाएंगे, हम भी चांद पर उतरेंगे, स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे। आपने इंस्पायर मानक अभियान का नाम सुना होगा। यह बच्चों के इनोवेशन को बढ़ावा देने का अभियान है। इसमें हर स्कूल से 5 बच्चे चुने जाते हैं। हर बच्चा एक नया आइडिया लेकर आता है। इससे अब तक लाखों बच्चे जुड़ चुके हैं। अशोक जी, प्रधानमंत्री जी ने एक और खास बात कही और वो बात है यूनेस्को के संबंध में। दरअसल यूनेस्को ने 12 मराठा किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दे दी है। 11 किले महाराष्ट्र में हैं और 1 किला तमिलनाडु में है। ये कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, यूनेस्को वैसे भी पहले भी भारत की जो हमारी हेरिटेज धरोहर है, पुरानी सभ्यता की हमारी निशानी है, उन पर समय समय पर उसके बारे में संज्ञान लेता रहा है। लेकिन ये 12 किले जो इस समय वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिनको मान्यता दी गई है, ये जो ऐतिहासिक किले हैं ये हमारे देश के इतिहास की घटनाओं से भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि जिन्होंने आक्रमण झेले, खराब मौसम की मार झेली, लेकिन आत्मसम्मान को कभी झुकने नहीं दिया, तो उसमें उन्होंने विशेष तौर से राजस्थान का चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंबोर, आमेर किला, जैसलमेर का किला, इनकी भी चर्चा की। और कर्नाटका में जो गुलबर्गा का किला है वो बहुत बड़ा है। चित्रदुर्ग के किले की विशालता भी उन्होंने इसके जिक्र किया। तो ऐसे उत्तर प्रदेश के किलों की उन्होंने बात की, बुंदेलखंड के किलों की बात की, ग्वालियर, झांसी, दतिया,
अजयगढ़, तो ये कई किले जो इस देश के एक तरह से हमारे आत्मसम्मान के भी प्रतीक हैं। तो उन्होंने कहा कि ये केवल ईंट पत्थर नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। और उन्होंने सभी देशवासियों से एक तरह से आह्वान भी किया कि आप लोग इन किलों की यात्रा करें और अपने इतिहास को जानें। और अगस्त का महीना बस आने ही वाला है। अगस्त के महीने के बारे में भी इसका क्या महत्व है हमारे देश की आजादी के लिए? प्रधानमंत्री ने कहा कि अगस्त का महीना तो क्रांति का महीना है। 1 अगस्त को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि है। 8 अगस्त को गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। फिर आता है 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिवस। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। 7 अगस्त 1905 को एक और क्रांति की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय उत्पादों और खासकर हैंडलूम को एक नई ऊर्जा दी थी। इसी स्मृति में देश हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाता है। और इस साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। जब देश विकसित भारत बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है, तो टेक्सटाइल सेक्टर ने जो बहुत योगदान दिया है, तो इन 10 सालों में इस सेक्टर ने नई नई गाथाएं लिखी हैं। टेक्सटाइल भारत का सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक विविधता का भी एक नमूना है। तो इस पर उन्होंने चर्चा करते हुए ये भी कहा कि ये जो विकास हो रहा है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि गांव की महिलाएं, शहरों के डिजाइनर, बुजुर्ग बुनकर और स्टार्टअप शुरू करने वाले हमारे युवा सब मिलकर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। 2047 को जब हम विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे, तो उसके रास्ते में आत्मनिर्भरता से होकर गुजरना बहुत आवश्यक है, और ये वोकल फॉर लोकल से ही पूरा होगा। अशोक जी, यहाँ सुनते हैं कि प्रधानमंत्री महोदय ने वोकल फॉर लोकल के बारे में क्या कुछ कहा। 2047 के विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है, और आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा आधार है वोकल फॉर लोकल। जो चीजें भारत में बनी हो, जिसे बनाने में किसी भारतीय का पसीना बहा हो, वही खरीदे और वही बेचे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। अशोक जी, प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात आज अपने मन की बात कार्यक्रम में कही, और वो बात स्वच्छता को लेकर है। और स्वच्छता के बारे में जब भी प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, तो मुझे गांधी जी की वो बात याद आती है जब उन्होंने ये कहा था कि स्वच्छता जो है वो देवत्व के नजदीक है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से स्वच्छता को लेकर पूरे देश भर में एक अभियान छेड़ा है, वो बड़े गर्व की बात है। और आज देश का हर नागरिक स्वच्छता के मिशन में लगा हुआ है। और उन्होंने कहा कि कभी कभी लगता है कि कोई काम नामुमकिन है, क्या ये हो पाएगा, लेकिन जब पूरा देश एक सोच के साथ आगे आता है तो ये काम हो जाता है। पहले सुन लेते हैं प्रधानमंत्री महोदय ने क्या कहा, फिर आपसे इस पर टिप्पणी लेंगे। स्वच्छ भारत मिशन, इस मिशन को 11 साल पूरे होंगे, लेकिन इसकी ताकत और इसकी जरूरत आज भी वैसी ही है। इन 11 वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन बना है। लोग इसे अपना फर्ज मानते हैं, और यही तो असली जन भागीदारी है। इसी को प्रधानमंत्री महोदय ने असली जन भागीदारी कहा है। स्वच्छता मिशन को कहां तक बढ़ा है पिछले 11 वर्षों में? देखिए, जब प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम शुरू किया था, तो पहले ही एपिसोड में जो उन्होंने एक आह्वान किया था और एक कार्यक्रम जनता के सामने रखा था, वो था स्वच्छ भारत मिशन और जनता की भागीदारी। शुरू में जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि लोगों को ये लगता था ये नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन जब देश एक सोच पर एक साथ आ जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो ये स्वच्छ भारत मिशन उसका एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है। इस साल 4500 से ज्यादा शहर और कस्बे स्वच्छता सर्वेक्षण से जुड़े हैं। स्वच्छता को लेकर हमारे शहर और कस्बे अपनी जरूरतों और माहौल के हिसाब से अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, यानी पूरा देश इन तरीकों को अपना रहा है। तो ये जो एक मिशन है, और शायद ही कोई मन की बात का एपिसोड गया हो जिसमें प्रधानमंत्री ने स्वच्छता मिशन के बारे में बार बार लोगों को आग्रह ना किया हो, और शायद यही कारण है कि ये मिशन एक जन आंदोलन के तौर पर लोगों ने अपनाया और लोग ही आज इसको चला रहे हैं। बिल्कुल। और साथ में प्रधानमंत्री महोदय ने आज भारत की संस्कृति की भी बात की और कहा कि भारत की संस्कृति का बहुत बड़ा आधार जो है वो हमारे त्योहार और हमारी परंपराएं हैं, लेकिन हमारी संस्कृति की जीवंतता का एक और पक्ष है, और ये पक्ष है अपने वर्तमान
और इतिहास को डॉक्यूमेंट करते रहना। और जब तक पांडुलिपियों को डॉक्यूमेंट नहीं किया जाएगा तब तक आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो अपने इतिहास को, अपने भारत को, अपने प्राचीन काल को कैसे समझेंगी? देखिए, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी असली ताकत तो वो ज्ञान है जिसे सदियों से पांडुलिपियों के रूप में सहेज कर रखा गया है। सो इन पांडुलिपियों में विज्ञान है, चिकित्सा की पद्धति है, संगीत है, दर्शन है और सबसे बड़ी बात वो सोच है जो मानवता के भविष्य को उज्जवल बना सकती है। सो इसी सोच से प्रेरित होकर उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इस वर्ष के बजट में एक ऐतिहासिक पहल की घोषणा की है, यानी ज्ञान भारतम मिशन। इस मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज किया जाएगा, फिर एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी जहां दुनिया भर के विद्यार्थी, शोधकर्ता भारत की ज्ञान और परंपरा से जुड़ सकेंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा आज प्रधानमंत्री ने की। और उन्होंने इसी संदर्भ में मणि मारन जी के बारे में भी बात की, जो एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं, तमिलनाडु के तंजावुर से हैं। और उन्हें लगा कि अगर आज की पीढ़ी तमिल पांडुलिपियां पढ़ना नहीं सीखेंगी तो आने वाले समय में ये अनमोल धरोहर कहीं खो जाएगी। इसीलिए उन्होंने शाम को कक्षाएं शुरू की जहां छात्र, नौकरी पेशा युवा, रिसर्चर सब यहां आकर सीखने लगे। अशोक जी, जो उदाहरण इन महान व्यक्तित्व का प्रधानमंत्री जी ने दिया, इससे भी प्रभावित होकर बहुत लोग पांडुलिपियों के क्षेत्र में भी अब आगे आएंगे। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन एक विषय जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ कहा था और वो था खुदीराम बोस के बारे में, जो स्वतंत्रता सेनानी थे और 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ अपना देश प्रेम व्यक्त करने की उनको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। और उनको जब फांसी पर लटकाया जा रहा था तो सब लोग उस समय वही देख रहे थे कि उनके चेहरे पर मुस्कान थी। तो ऐसे ही अनगिनत बलिदानों के बाद, सदियों की तपस्या के बाद हमें आजादी मिली है। तो देश के दीवानों ने अपने रक्त से जो आजादी का आंदोलन सींचा था, हमें उसको भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए आज उन्होंने ये खुदीराम बोस की चर्चा की। तो ये एक उदाहरण भी आज प्रधानमंत्री ने देकर ये याद दिलाया देश को कि आजादी हमको इतनी आसानी से नहीं मिली थी, उसके पीछे बहुत क्रांतिकारी लोगों ने भी अपना बलिदान दिया। बिल्कुल। और इसके साथ ही प्रकृति के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में और पशु पक्षियों के बारे में भी प्रधानमंत्री जी बात करना नहीं भूलते। आज उन्होंने खास तौर पर पूछा कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपके आसपास कितनी तरह के पक्षी हैं, चिड़ियां हैं, तो आप क्या कहेंगे? शायद सब लोग यही कहेंगे, हम भी यही कहेंगे कि भाई हमें तो 5-6 पक्षी दिख ही जाते हैं, चिड़िया दिख ही जाती है, कोई जानी पहचानी होती है, कोई अनजानी। लेकिन इसके बारे में भी उन्होंने क्या दिलचस्प बातें बताई और उसे आपने कैसे देखा? बहुत रोचक प्रसंग आज प्रधानमंत्री ने इसके बारे में कहा और 40 से ज्यादा पक्षियों की पहचान हो चुकी है। और इसके साथ साथ पक्षियों की तो हम बात कर ही रहे हैं। असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क, वैसे तो ये इलाका गेंडों के लिए मशहूर है, लेकिन इस बार चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि यहाँ के घास के मैदान में उनमें रहने वाली चिड़ियां, यहाँ पहली बार ग्रासलैंड बर्ड सेंसस हुआ है, यानी जनगणना हुई है। और उन्होंने कहा बहुत खुशी होगी कि इस जनगणना की वजह से पक्षियों की 40 से ज्यादा नई प्रजातियों की पहचान हुई है। तो इनके बाद आवाज रिकॉर्ड करने वाले सेंसर लगाए गए हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उनकी पहचान की गई है, ये जो जैव विविधता है उसको भी हम पहचान कर सके। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात की 124वीं कड़ी में आज जो उनका संबोधन हुआ उस पर हम चर्चा कर रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन जी से। अशोक जी, आकाशवाणी आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 124वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में